हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट वीडियो। फ्रेंड्स, हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के जो हमारे पेपर आने वाले हैं ना एग्ज़ाम 2021 का। अब देख रहे हैं कि ये हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का है, जो हमारे हर एग्ज़ाम्स में हर बार आता ही आता है। यह बुक हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। अगर आप देखेंगे तो हमारे कई क्वेश्चन देखिए इस सीरीज में दिए भी रहते हैं। आप इन क्वेश्चनों को याद कर आसानी से नंबर गेन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले की कई वीडियो लंबी बना चुके हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको सब दिखाऊंगा, बस आप वीडियो को इन तक बने रहिए और समझने का प्रयास करिए। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर आंसर सब कुछ बताऊंगा। बस आप अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की वीडियो में अगर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाइम को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर में कौन कौन से हमारे जो चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं एग्जाम्स में, तो उनको आप पढ़ लीजिए जिससे कि आप भी नंबर गेन कर सकें। तो मैं आपको दिखा दूं उसमें से हमारा, देखिए मैं कौन कौन सा आपको दिखाऊं क्वेश्चन। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। प्लेटो, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हम लोग जानते हैं कि मिल ने स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में की थी। मिल की पुस्तक कौन सी थी? ऑन लिबर्टी। हाँ, हम लोग देखिए इस क्वेश्चन पे चल रहे थे इससे पिछले की वीडियो में, तो हम इसके आगे से यहाँ पे स्टार्ट होंगे, है ना। तो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेटो के आदर्श राज्य। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। देखिए प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के समर्थन में प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वो समर्थन करता था। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के समर्थन में न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद और आदर्श राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्लेटो का दार्शनिक राजा राज्य का प्रशासक है। प्लेटो का दार्शनिक राजा जो है प्लेटो का दार्शनिक राजा राज्य का प्रशासक और सरकार शिक्षा का प्रतिफल है। प्लेटो के अनुसार राज्य आत्मा का प्रतीक है तथा मन की उपज है। प्लेटो का पूरा दर्शन आदर्श राज्य की स्थापना के लिए ही है। देखिए ये बोल रहा है यहाँ पे हमारा कि देखिए प्लेटो के आदर्श राज्य। देखिए प्लेटो ने कुछ आदर्श राज्य या अच्छे राज्य के लिए, देखिए अच्छा राज्य कब होगा? जब हमारा वहाँ का राजा अच्छा होगा। तो वही दिखाना। देखिए ब्रैकेट में लिखा है दार्शनिक राजा, मतलब प्लेटो कुछ हमारे विचार हैं कि आदर्श राज्य में क्या होता है? राज्य जो है अच्छा, उसमें सारे नागरिक हमारे अच्छे हों की अवधारणा की व्याख्या। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए प्लेटो ने मतलब न्याय का समर्थन किया है, उन्होंने अन्याय का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने न्याय का समर्थन किया है। तो देख लेते हैं, आइए। प्लेटो के आदर्श राज्य के दौरान तो प्लेटो ने न्याय के समर्थन में न्याय की प्राप्ति के लिए क्या बताया हमने? न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा सिद्धांत, साम्यवाद और आदर्श राज्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। प्लेटो का दार्शनिक राजा, प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है वो प्लेटो का दार्शनिक राजा जो राज्य का प्रशासक है। राज्य जानते हैं राज्य का क्या होता है? मालिक होता है। यह राज्य को बोलेंगे हम, राज्य का प्रशासक है। और जो सरकार है, सरकार जो क्या आती है? जो सरकार आती है वो हमारी शिक्षा का क्या है? प्रतिफल है। प्लेटो के अनुसार राज्य जो है आत्मा का हमारा प्रतीक है। आत्मा के प्रतीक मीन्स, देखिए राज्य कौन बनाएगा? नागरिक बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि राज्य जो है हमारा आत्मा का प्रतीक है। कहाँ गया? प्लेटो के अनुसार राज्य आत्मा के प्रतीक है तथा मन की उपज। प्लेटो का पूरा दर्शन आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, प्लेटो का पूरा मतलब पूरा ताकत, पूरा उनका प्रयास आदर्श राज्य की स्थापना के लिए है। अब उसमें कुछ मैक्सी बोल रहे हैं कि मैक्सी के अनुसार प्लेटो के जो इन्होंने स्टेट के बारे में कुछ संबंध दिया है वो कैसा है?
तो मैक्सी ने बताया कि प्लेटो का आदर्श राज्य केवल उसके मन की ऊंची उड़ान ही नहीं और ना ही केवल आदर्श की भावना, बल्कि यह एक व्यवहारिक हल भी है, जो हमारी व्यवहारिक हल भी है। देखिए, प्लेटो प्रजातंत्र के स्थान पर एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है। प्लेटो जो है हम लोग के सामने प्रजा का तंत्र में सब लोग आ जाते हैं। तो प्लेटो जो है प्रजातंत्र के स्थान पर एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जिसमें सुख, शांति, गौरवशाली और उन्नति का बोलबाला हो। आदर्श राज्य की स्थापना में वह अपने गुरु सुकरात, देखिए प्लेटो को बताया था अपने गुरु सुकरात, देखिए लिखा है, आदर्श राज्य की स्थापना में वह अपने गुरु सुकरात के विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना चाहता था। जो है प्लेटो जो है वो आदर्श राज्य की स्थापना के लिए वह अपने गुरु सुकरात के विचारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करना चाहता था। प्लेटो के आदर्श राज्य की व्याख्या, प्लेटो के जो है वो आदर्श राज्य की व्याख्या क्या, तो जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेटो के आदर्श राज्य की व्याख्या। प्लेटो के अनुसार है राज्य व्यक्ति का संदिष्ट। प्लेटो के अनुसार राज्य जो है हमारा स्टेट, वो हमारे व्यक्ति का ही एक रूप है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा बना तो इसलिए व्यक्ति का रूप है। उसने राज्य, यहाँ देखिए कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे राज्य लिखना, उसने राज्य को मानव मन की उपज माना है। उसके विचार से राज्य व्यक्ति है और व्यक्ति राज्य है का अनुपातिक भाग। अपनी बनावट और संगठन में दोनों एक हैं। राज्य की चेतना और व्यक्ति की चेतना को ही प्लेटो जो है वो एक ही मानता है। राज्य की चेतना और व्यक्ति की चेतना को प्लेटो एक ही मानता है। वह राज्य को व्यक्ति का बड़ा स्वरूप मानता है। एकदम करेक्ट बात है, क्या कहा, वह राज्य जो है बड़ा व्यक्ति मानता है, व्यक्ति छोटा इसलिए है क्योंकि व्यक्ति के द्वारा ही कई व्यक्ति मिलकर एक स्टेट का निर्माण करते हैं। प्लेटो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानते हैं। प्लेटो जो है राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानते हैं। जो हमारे प्लेटो जी हैं वो प्लेटो जो कहते हैं वो हमारे राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानते हैं। उनके अनुसार राज्य जो है व्यक्ति का ही एक विस्तृत अव्यक्त स्वरूप है। प्लेटो राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं मानते हैं। उनके अनुसार राज्य व्यक्ति का विस्तृत या अव्यक्त स्वरूप है। प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए। देखिए प्लेटो ने 3 गुण बताए हैं, तृष्णा, सौर, विवेक। इन तत्वों के समान ही राज्य के, देखिए प्लेटो ने आत्मा के 3 गुण बताए, कौन से, तृष्णा, सौर, विवेक। उसी प्रकार इन तत्वों के समान ही देखिए राज्य के भी हमारे 3 गुण होते हैं। तृष्णा प्रधान उत्पादक वर्ग होता है। तृष्णा देखो, तृष्णा प्रधान जो होता है वो हमारा उत्पादक, कुछ बनाता है। तृष्णा जो है वो बनाता है। बात आती है सौर की, सौर जो है वो भौकाल मारता है, प्रधान संरक्षक वर्ग है, यह युवा वर्ग होता है। सौर में ताकत में युवा वर्ग होता है। और विवेक, देखिए विवेक होने का, विवेक प्रधान जो है हमारा प्रशासक वर्ग होता है। विवेक प्रधान कौन होता है, विवेक प्रधान हमारा शासक वर्ग होता है। इन तीनों में सामंजस्य ही प्लेटो का आदर्श राज्य है। मीन्स तृष्णा, सौर और विवेक। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं क्या है, मतलब कि अगर ये सब बना लो तो इनकी विशेषताएं क्या क्या रहेंगी। जैसे कुछ नियम पालन करता है तो उसकी कुछ विशेषताएं होती है, उसकी कुछ अविशेषताएं होती हैं। उसी तरह हमारे प्लेटो के आदर्श विशेषताएं निम्न हैं। देखो प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं निम्न हैं, तो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, पढ़ते रहिए बस, हमारा एम अब पढ़ाई करिए बस, कहीं आप जाइए ना छोड़ के। देखिए प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं निम्न है। राज्य का एक दार्शनिक आधार है। क्या बताएं, राज्य का एक दार्शनिक आधार है। राज्य एक जो है हमारा दार्शनिक आधार है। देखिए राज्य का एक दार्शनिक आधार है, या राज्य एक दार्शनिक आधार है। प्लेटो के अनुसार राज्य का दार्शनिक आधार है, उसका एक समष्टिगत रूप है, मानव मन की उपज राज्य है। मनुष्य के जो मन की जो है अंदर अवधारणा है, विचार है, वो हमारी क्या है, राज्य है। राज्य के स्वरूप तथा आत्मा के स्वरूप, राज्य के स्वरूप तथा आत्मा के स्वरूप या व्यक्ति के स्वरूप एक विशेष प्रकार की समानता है। मीन्स प्लेटो कहता है कि राज्य और
व्यक्ति का जो अवधारणा है वो हमारी एक जैसी मानता है। प्लेटो के अनुसार राज्य और व्यक्ति की एक ही चेतना होती है। लिखा है जिस प्रकार मानव में तृष्णा, साहस, विवेक और 3 गुण होते हैं, उसी प्रकार राज्य में उत्पादक, देखिए, संरक्षक और प्रकाशक 3 वर्ग होते हैं। विवेकशील वर्ग राज्य का प्रशासन करता है। विवेकशील वर्ग राज्य का प्रशासन करता है, जिसे प्लेटो ने दार्शनिक राजा का नाम दिया है। विवेकशील जो वर्ग होता है, विवेकशील वर्ग जो होता है, ज्ञान, जो पढ़ा लिखा होता है, जो समझदार होता है, वो हमारे राज्य का प्रशासन करता है, जिसे इसे ही प्लेटो ने दार्शनिक राजा का नाम दिया है। दोबारा पढ़ते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य का दार्शनिक आधार है। प्लेटो के अनुसार राज्य का दार्शनिक आधार है, उसका एक समष्टिगत रूप होता है। मानव मन की उपज क्या है? मानव मन की उपज राज्य है। राज्य के स्वरूप आत्मा के स्वरूप, जब व्यक्ति के स्वरूप एक विशेष प्रकार की समानता है। प्लेटो के अनुसार राज्य और व्यक्ति एक ही चेतना होती है। जिस प्रकार मानव में तृष्णा, साहस, विवेक और गुण होते हैं, उसी प्रकार राज्य में उत्पादक, संरक्षक और प्रकाशक 3 वर्ग होते हैं। विवेकशील वर्ग राज्य का प्रदर्शन करता है, जिसे प्लेटो ने दार्शनिक राजा का नाम दिया है। राज्य एक हमारी आध्यात्मिक संस्था, आध्यात्मिक मन से अंदर। प्लेटो के अनुसार राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है, यहाँ सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता का सर्वोच्च स्थान है। राज्य एक आध्यात्मिक वस्तु है और आत्मा का अभिव्यक्ति है। राज्य पृथ्वी पर सार्वभौम शक्ति का प्रतीक है। देखिए, लेकिन उन्होंने बताया प्लेटो ने कि राज्य एक हमारी आध्यात्मिक संस्था। तो जान लेते हैं कि आध्यात्मिक संस्था क्यों है। देखिए, उन्होंने बताया, इसलिए ये बता रहे कि राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है। प्लेटो के अनुसार राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है। यहाँ इसका होता है राज्य में, यहाँ सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता का सर्वोच्च स्थान है। प्लेटो के अनुसार प्लेटो के अनुसार क्या है? राज्य एक आध्यात्मिक संस्था है, यहाँ सामाजिक और व्यक्तिगत नैतिकता का सर्वोच्च स्थान है। यहाँ सामाजिक और व्यक्तिगत जिसे नैतिकता का, जिसे बड़ों का पैर छूना, ये सब यहाँ सर्वोच्च स्थान है। राज्य एक आध्यात्मिक वस्तु है और आत्मा की अभिव्यक्ति। राज्य जो है एक आध्यात्मिक वस्तु है और एक हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति का हो, चाहे आध्यात्मिक में से आत्मा और सबको आ जाता है। राज्य पृथ्वी पर सार्वभौम शक्ति का प्रतीक है। ये बहुत ही लाजवाब हमारा क्वेश्चन है। राज्य जो है हमारा, राज्य पृथ्वी पर सार्वभौम शक्ति का प्रतीक है। प्रशासन एक कला है। प्लेटो के अनुसार प्रशासन एक कला है। जिस प्रकार कला में समग्रता प्राप्त करने के लिए विशेष ज्ञान, दीर्घ अनुभव की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार प्रशासन में दीर्घ अनुभव, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। प्लेटो प्रशासन की एक ऊंची कला मानते हैं। देखिए, प्रशासन एक कला, किसी राज्य पर शासन करना, किसी राज्य को चलाना, वो एक कला है। जैसे गाड़ी चलाना भी आपके अंदर एक हुनर है, हुनर को ही बोलेंगे कला। प्रशासन एक कला है। प्लेटो के अनुसार प्रशासन एक कला है। जिस प्रकार कला में मतलब कि समग्रता प्राप्त करने के लिए विशेष ज्ञान, दीर्घ अनुभव, लॉन्ग एक्सपीरियंस, विशेष ज्ञान, दीर्घ अनुभव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे प्रशासन में या किसी के ऊपर हक करने में दीर्घ अनुभव और विशेष ज्ञान या स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है। प्लेटो प्रशासन को एक ऊंची कला मानते हैं। यह लोकतंत्र के विपरीत व्यवस्था, जो हमारी दार्शनिक स्थापना जो है, ये हमारी लोकतंत्र के, ये जो है विपरीत व्यवस्था है। लेकिन उन्होंने बताया कि यह लोकतंत्र के विपरीत व्यवस्था है। यह लोकतंत्र के विपरीत व्यवस्था है, यह लोकतंत्र के जस्ट उल्टा है। प्लेटो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। उसके अनुसार सावधारता के प्रशासन में सर्वधारणा में भ्रष्टाचार, अक्षमता और पक्षपातता की भावना बलवती होती है। उसके अनुसार सावधारता के प्रशासन में या लोकतंत्र के प्रशासन में भ्रष्टाचार, अक्षमता और पक्षपात की भावना बलवती होती है। लोकतंत्र तो भीड़तंत्र ने बदल लोकतंत्र तो भीड़तंत्र में बदल जाता है। प्लेटो प्रशासन में विशेष ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है। प्लेटो के शब्दों में, यदि एक मनुष्य अपने कार्य में जीवन भर परिश्रम कर अधिकाधिक और सुंदर किस्मतें बना सकता है, तो एक राजनीतिक जीवन भर उसमें विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त करके अच्छा शासन कर सकता है।
देखिए प्लेटो जी हमारे बहुत अच्छे इतने गुरु सुकरात है। सुकरात को आप जानते होंगे, हमारे टाइम टेबल पढ़ाते हैं, उसको मत ध्यान दीजिए, मैंने कितनी बार कहा आपसे। यह लोकतांत्रिक के विपरीत व्यवस्था है। प्लेटो लोकतंत्र में विशेष नहीं, प्लेटो जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। प्लेटो जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता है। उसके अनुसार संविधान के प्रशासन में प्लेटो जो है लोकतंत्र में हमारा विश्वास नहीं करता है। उसके अनुसार संविधान के प्रशासन में लोकतंत्र के प्रशासन में भ्रष्टाचार, अक्षमता, पक्षपात की भावना बलती होती है। लोकतंत्र तो हमारा किसमें बदल जाता है? भीड़तंत्र में बदल जाता है। प्लेटो प्रशासन में विशेष ज्ञान प्राप्त करने पर बल देता है। प्लेटो ने खुद कहा है कि यदि एक मोची अपने कार्य में जीवन भर परिश्रम कर अधिकाधिक और सुंदर किस्म के जूते बना सकता है, तो वह एक राजनीतिक भी जीवन भर उसमें विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर एक अधिक अच्छा प्रबंधन कर सकता है। बहुत सही बताया इन्होंने। राज्य का कोई ऐतिहासिक विकास नहीं है। क्या लिखा है? राज्य का कोई इन्होंने बताया कि राज्य का कोई ऐतिहासिक विकास नहीं है। ऐतिहासिक में इतिहास से पहले का। ऐतिहासिक मतलब क्या होता है? इतिहास से पहले के। राज्य का कोई ऐतिहासिक विकास नहीं है। प्लेटो राज्य के ऐतिहासिक विकास में विश्वास नहीं करता है। वो मानता है कि इससे पहले कुछ नहीं था। राज्य का तो वो मन की उपज मानते हैं। आत्मा के 3 तत्वों तृष्णा, शौर्य और विवेक के बीच प्लेटो कोई क्रमबद्ध विकास नहीं मानते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य वास्तव में आदर्श है। प्लेटो का आदर्श राज्य किसी सामान्य राज्य के बराबर नहीं है। प्रोफेसर सवाइन के अनुसार उसका आदर्श राज्य वास्तव में आदर्श ही है। प्लेटो का राज्य किसी भी सामान्य राज्य के बराबर नहीं। उसकी लौनिया जो है किसी लोअर से ना करो, एकदम उसकी हाई क्वालिटी से करो। प्रोफेसर हमारे जो सेबाइन ने भी कहा है कि उसका आदर्श राज्य वास्तव में ही आदर्श ही है। प्लेटो के शब्दों में जो कुछ भी राज्य व उसकी सरकार के बारे में कहा गया वह केवल स्वप्न नहीं है। यद्यपि राज्य का निर्माण कठिन लेकिन असंभव नहीं है। यद्यपि लोग कहते हैं कि राज्य का निर्माण कठिन है लेकिन असंभव कुछ दुनिया में कुछ असंभव है ही नहीं, केवल कठिन है। समझ रहे बात को? फिर भी उसका निर्माण तभी संभव है जब राजा दार्शनिक बन जाए या दार्शनिक राजा बन जाए या राजा दार्शनिक बन जाए या राजा दार्शनिक बन जाए। देखिए प्लेटो के शब्दों में जो कुछ भी राज्य है, क्या बताने, जो कुछ भी राज्य व उसकी सरकार के बारे में कहा गया है, जो कुछ भी प्लेटो की जो राज्य स्थापना किया था उनके बारे में जो कुछ भी राज्य व उसकी सरकार के बारे में कहा गया है वह केवल स्वप्न नहीं है। वह जिसे अच्छा तारे और स्वप्न जैसा स्वप्न नहीं है। यद्यपि राज्य का निर्माण कठिन लेकिन असंभव नहीं है। फिर भी उसका निर्माण तभी संभव है जब एक हमारा दार्शनिक राजा बन जाए। कौन बन जाए? जब हमारा वह दार्शनिक राजा बन जाए। आदर्श राज्य विशेषज्ञों का राज्य। आदर्श राज्य जो है विशेषज्ञ में कुछ विशेष जानने वाले आदर्श विशेषज्ञों का राज्य। प्लेटो के आदर्श राज्य में दक्षता को अधिक महत्व दिया गया है। प्लेटो के आदर्श राज्य में जिसकी ज़्यादा नॉलेज होती है उसको एफिशिएंसी दी जाती है। हमारे इस दक्षता और प्रत्येक जीवनोपयोगी वस्तु के विशेष ज्ञान हेतु विज्ञान हेतु प्लेटो राज्य में श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। प्लेटो ने श्रम विभाजन के सिद्धांत को अपनाकर विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न कार्य निर्धारित किए। उनके अनुसार आदर्श राज्य वह राज्य है जिसमें प्रत्येक सैनिक
जिसमें प्रत्येक शासक, सैनिक या श्रमिक किसी स्थिति को समझता है, उसे स्वीकार करता है और उसे रहकर अपने कार्यों का योग्यतापूर्वक पूर्णता प्राप्त करता है, अपना परम कर्तव्य समझता है। ये बहुत सही बताया मोहन बाबू जी। देखिए 10 पॉइंट दिए हैं, वो भी जानते हैं कि आप 5 पॉइंट याद करेंगे, इसलिए उन्होंने 10 पॉइंट दिया है ना। देखिए लिखा है आदर्श राज्य विशेषज्ञों का राज्य। आदर्श राज्य जो है प्लेटो का जो आदर्श राज्य वो हमारे विशेषज्ञों का राज्य, विशेषज्ञ में जिसमें ज़्यादा नॉलेज हो। देखिए प्लेटो के आदर्श राज्य में दक्षता को अधिक महत्व दिया गया है। इस दक्षता और प्रत्येक जीवनोपयोगी वस्तु के विशेष ज्ञान है। इस दक्षता और जीवनोपयोगी वस्तु के विशेष ज्ञान हेतु प्लेटो राज्य में श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को जो है इस दक्षता और परिजनों की वस्तु के विशेष ज्ञान है। तो प्लेटो जो है अपने प्लेटो राज्य में श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। प्लेटो ने श्रम विभाजन के सिद्धांत को अपनाकर प्लेटो ने श्रम विभाजन सिद्धांत को अपनाकर विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न कार्य निर्धारित किए हैं। प्लेटो ने श्रम विभाजन के सिद्धांत को अपनाकर विभिन्न वर्गों में विभिन्न कार्य निर्धारित किए हैं। उसके अनुसार आदर्श राज्य वह राज्य है जिसमें उसके अनुसार आदर्श राज्य वह राज्य होगा जिसमें प्रत्येक शासन सैनिक या श्रमिक अपनी स्थिति को समझता हो। आदर्श राज्य के अनुसार आदर्श राज्य वह राज्य होगा जिसमें प्रत्येक शासन या सैनिक अपनी स्थिति को समझता हो, उसे स्वीकार करता हो, स्थिति को समझता हो या स्वीकार करता हो, उस स्थिति में रहकर अपने कार्यों को योग्यतापूर्वक पूर्णता प्राप्त करना अपना परम कर्तव्य समझता हो। आदर्श में आध्यात्मिक और भौतिक आदर्शों का सामंजस्य। आदर्श वाक्य में ही आध्यात्मिक और भौतिक आदर्शों का सामंजस्य। प्लेटो अपने आदर्श को न तो सन्यासियों और निष्क्रिय व्यक्तियों का राज्य बनाना चाहता है, न ही उसे पूर्ण भौतिकतावाद का बाजार बनाना चाहता है। प्लेटो मानता है कि जीवन का आधार भौतिक और उसका लक्ष्य आध्यात्मिक है। प्लेटो मानता है कि जीवन का आधार भौतिक है, जीवन का जो आधार है वो भौतिक है और उसका लक्ष्य जो है, प्लेटो का लक्ष्य किस पे है? प्लेटो का लक्ष्य जो हमारे आध्यात्मिक पे है। देखिए आदर्श में आध्यात्मिक और भौतिक आदर्शों में आध्यात्मिक और भौतिक आदर्श सामंजस्य है। प्लेटो अपने आदर्श को न तो सन्यासियों और निष्क्रिय व्यक्तियों का राज्य बनाना चाहता है, न तो सन्यासी व्यक्ति को अपना राज्य बनाना चाहता है और न ही उसे पूर्ण भौतिकतावाद का एक बाजार बनाना चाहता है और न ही उसे एक पूर्ण भौतिकवादियों का एक। हालांकि प्लेटो मानता है कि जीवन का आधार भौतिक है और उसका लक्ष्य आध्यात्मिक है। आदर्श राज्य की 3 श्रेणियां हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 श्रेणियों करता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली श्रेणी में राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए। पहली श्रेणी में राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा से व्यक्ति सफल हो सकता है। संरक्षक में संपत्ति और स्थितियों का समय हो। संरक्षक में किसी की रक्षा करना। संरक्षक में संपत्तियों और स्थितियों का समन्वय होना चाहिए। संरक्षक में संपत्तियों और स्थितियों
संरक्षक में संपत्ति और स्त्रियों का संरक्षक में सुरक्षा करने में संरक्षक में संपत्ति और स्त्रियों का संरक्षण होना चाहिए तथा दार्शनिकों का शासन होना चाहिए। इन तीन बातों को प्लेटो आदर्श राज्य के लिए आवश्यक मानता। देखिए, इसको अब याद कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमको ये सब बातें। देखिए, बोलता है कि प्लेटो आदर्श राज्य की 3 श्रेणियां हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य का निर्माण 3 श्रेणियों में करता है। पहली श्रेणी में राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए। पहली श्रेणी में राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए। वो बोल रहा है कि पहली श्रेणी में राज्य द्वारा नियंत्रित पहली आदर्श राज्य की संधि श्रेणी है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के निर्माण 3 श्रेणियों में करता है। पहली श्रेणी में राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए। पहली श्रेणी में राज्य नियंत्रित, ठीक। संरक्षक में संपत्ति और स्त्रियों का सामने होना चाहिए तथा दार्शनिकों का शासन होना चाहिए संरक्षक में संपत्ति और स्त्रियों का सामने होना चाहिए तथा दार्शनिकों का शासन होना चाहिए। इन तीन बातों को प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना का संरक्षक में संपत्ति से संबंध होना चाहिए तथा दार्शनिकों का शासन होने 3 बातों को प्लेटो आदर्श करता है।
तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं आगे। प्लेटो के आदर्श राज्य के शासक जो है वो हमारे प्लेटो के आदर्श राज्य के शासक जो होते हैं वो हमारे निस्वार्थ होते हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के दार्शनिकों को ही शासक बनाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है, जब दार्शनिक राजा नहीं होते या राजाओं या राजकुमारों में दार्शनिक जैसी भावना, तब तक नगर राज्य में बुराइयां कभी दूर नहीं हो सकती। वेरी इंपॉर्टेंट है ये बाबूजी, इसको अब ध्यान कर लीजिए। प्लेटो के आदर्श राज्य के शासक निस्वार्थ होते हैं। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के लिए दार्शनिकों को ही शासक बनाता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दार्शनिकों को ही शासक बनाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में लिखा है कि जब दार्शनिक राजा नहीं होते या राजाओं या राजकुमारों में दार्शनिक जैसी भावना या शक्ति नहीं होती है, तब तक नगर राज्य में बुराइयां कभी भी दूर नहीं हो सकती हैं। आदर्श राज्य में कर्तव्यनिष्ठ ही न्याय है। प्लेटो आदर्श राज्य में कर्तव्य पालन को सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। बहुत सही। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना में कर्तव्य पालन को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। वह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे, यही न्याय है। देखिए प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी पोजीशन के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करे, यही हमारा क्या न्याय है। आदर्श राज्य में महत्वपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था। आदर्श राज्य में महत्वपूर्ण है शिक्षा की व्यवस्था। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना में शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य की स्थापना में शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। वह कहता है मनुष्य के गुणों में वृद्धि हेतु शिक्षा अति आवश्यक है। गुणी व्यक्ति ही राज्य को मनुष्य के गुणों में वृद्धि हेतु शिक्षा अति आवश्यक है। गुणी व्यक्ति ही राज्य की आदर बनाने में सहायक होते हैं। प्लेटो की शिक्षा का आधार दर्शनशास्त्र है। प्लेटो की शिक्षा का आधार क्या है? दर्शनशास्त्र। इसलिए प्लेटो की शिक्षा का आधार क्या है? दर्शनशास्त्र है। वह मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा का पक्षपाती है। वह मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा का पक्षपाती है। वह मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा का पक्षपाती है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। दास प्रथा पर अरस्तू के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए ये अच्छा था। हमारे आदर्श राज्य में महत्वपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था है। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में शिक्षा को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है। वह कहता है मनुष्य के गुणों में वृद्धि हेतु शिक्षा अति आवश्यक है। गुणी व्यक्ति ही राज्य को आदर्श बनाने में सहायक होते हैं। प्लेटो की शिक्षा का आधार दर्शनशास्त्र है। वह मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा को पक्षपाती है। दास प्रथा पर अरस्तू के विचार का मूल्यांकन कीजिए। दास प्रथा, देखिए दास प्रथा से एक गुलामी वंश थी। दास प्रथा क्या है जान लेते हैं। दास प्रथा पर अरस्तू के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। अरस्तू कुछ विचार दे रहे हमारे महान वैज्ञानिक थे। अरस्तू ने तत्कालीन दास प्रथा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने दासों के पशुवत जीवन का विरोध किया है। उन्होंने दास प्रथा क्या होता है? वो पशुपत जीवन पर पशुओं के समान जीवन जीना। दास प्रथा में क्या होता है? पशुवत के समान। उन्होंने दासों के पशुवत जीवन का विरोध किया। साथ ही दास प्रथा का समर्थन में उन्होंने पशुवत जीवन का विरोध किया तथा साथ ही दास प्रथा का समर्थन भी किया। उसने में से अरस्तू ने प्लेटो के इस मत का खंडन किया है। छोटे राजा और विचारवान एक से हैं।
जो अरस्तु हैं उन्होंने दास प्रतिसंहरण के उस प्लेटो के खंडन किया कि छोटे राज्य और छोटे व्यवसाय लेख उनके अनुसार राज्य में शासक और शासित के एक ही संबंध होते हैं, जबकि परिवार में पति पत्नी मित्र बच्चे स्वामी और सेवक आदि में विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। उनके अनुसार राज्य में शासक और शासित के ही संबंध राज्य में शासक और शासित के संबंध होते हैं। सही बात। राज्य में शासक और शासित के ही संबंध होते हैं, जबकि परिवार में पति पत्नी मित्र बच्चे स्वामी सेवक आदि विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं। वह दासों के मालिकों से उन्हें पशुपति जीवन का विरोध के साथ ही दास प्रतिसंहरण के उसने प्लेटो मत खंडन किया। छोटे राज्य जो विशाल परिवार एक से उनके अनुसार राज्य में शासक और शासित के ही संबंध होते हैं। उनके अनुसार राज्य में शासक और शासित के संबंध होते हैं, जबकि परिवार में पति पत्नी बच्चे स्वामी सेवक आदि विभिन्न प्रकार होते हैं। वह दासों के मालिकों से दया का व्यवहार करने का अनुरोध करता है। वह दासों के मालिकों से दया का व्यवहार करने का अनुरोध करता है और इसके साथ ही वह दासों पर अत्याचार करने वाले स्वामियों को सजा देने के पक्ष में दास के संबंध में अपने विचार को व्यक्त करते हुए अरस्तु ने लिखा है कि स्वामी केवल दास का स्वामी है। स्वामी केवल दास का स्वामी है, स्वामी उसका दास नहीं है, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास नहीं है, जबकि स्वामी का दास नहीं है, फिर पूर्ण रूप से उसी का है, जो अपनी प्रकृति से अपना नहीं बल्कि दूसरे का है और फिर भी मनुष्य है। वह निश्चय ही स्वभाव से दास है। वह दूसरे की संपत्ति है। वह दूसरे की संपत्ति या उसका कब्जा है। ये कब्जे का परिभाषा यह है, वह कार्य करने का केवल एक साधन है जो कब्जा करने वालों से पृथक है। अरस्तु ने तत्कालीन दास प्रथा पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने दासों के पशुपत जीवन का विरोध किया एवं दास प्रथा का समर्थन किया है। उन्होंने प्लेटो के इस मत का खंडन किया कि छोटे राज्य और विशाल परिवार एक से हैं। उनके अनुसार राज्य में शासक और शासित के ही संबंध होते हैं, लेकिन परिवार में विभिन्न संबंध होते हैं। वह दासों के मालिकों से दया का व्यवहार अरस्तु जो है वो कहता है दासों के मालिकों से दया का व्यवहार का अनुरोध करता है। इसके साथ ही वह दासों पर अत्याचार करने वाले स्वामियों को सजा देने के पक्ष में इसके साथ ही वह दासों पर अत्याचार करने वाले स्वामियों को सजा देने के पक्ष में है। दास के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए अरस्तु ने लिखा कि दास के संबंध में अपने विचार को व्यक्त करते हुए अरस्तु ने लिखा है कि स्वामी केवल दास का स्वामी है, कि स्वामी जो है केवल अपने घर के लड़ो हुई है। स्वामी का दोस्त स्वामी है, स्वामी उसका दास नहीं है। वह उसका दास नहीं है, वह उसका दास नहीं है, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास ही नहीं, दास केवल अपने स्वामी का नौकर ही नहीं अपितु पूर्ण रूप से उसी का है, जो अपनी प्रकृति से अपना नहीं है, वरन दूसरे का है, फिर भी वह मनुष्य है। वह निश्चय ही स्वभाव से दास है। वह दूसरे की संपत्ति है या उसका कब्जा। और एक कब्जे की परिभाषा यह है, वह कार्य करने का केवल एक साधन है। और कब्जे की परिभाषा यह है, वह कार्य करने का केवल एक साधन है और जो कब्जा करने वालों से पृथक है। दासत्व का स्वरूप
अरस्तु परिवार के लिए दो प्रकार के साधन अवश्य मानता है, सजीव निर्जीव। अरस्तु जो है परिवार के लिए दो प्रकार के साधन अवश्य मानता है। दासत्व का स्वरूप अरस्तु परिवार के लिए दो प्रकार के साधन अवश्य मानता, सजीव तथा निर्जीव। दास प्रथा के सिद्धांत संबंध में अरस्तु की मुख्य दो धारणाएं हैं। दास प्रथा के संबंध में अरस्तु की दो मुख्य धारणाएं हैं। प्रकृति से मनुष्य असमान है, प्रकृति में स्वभाव से मनुष्य असमान है और गुणों के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित है। सही, यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन गुणवान है और किसमें गुणों की कमी है। दास प्रथा में नौकर से संबंधित लेबर दस्त संबंध में अरस्तु की दोनों धारणाएं हैं। प्रकृति में मनुष्य असमान है, स्वभाव में मनुष्य असमान है और उनके गुणों के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित है। प्रकृति में जो मनुष्य है वो हमारे असमान है और गुणों के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित है। यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन गुणवान है और किसमें कौन से गुण की कमी है। अरस्तु द्वारा दास प्रथा के समर्थन के आधार अरस्तु ने निम्न आधार तर्कों के आधार दास प्रथा का समर्थन किया। मनुष्य में प्राकृतिक असमानता का अधिकार, मनुष्य में स्वभाव असमानता का अधिकार, योग का अयोग पर स्वाभाविक शासन दोनों के लिए लाभकारी। इसके अंतर्गत दास एवं स्वामी दोनों के विकास है। दो भाग बांटा गया, शासक के लिए और दास के लिए। चौथा है निम्न एवं उच्च का भेद। दासता के रूप में दास के दो रूप हैं, स्वाभाविक दासता और कानूनी दासता। अरस्तु द्वारा दी गई दास प्रथा की आलोचना। अरस्तु द्वारा दी गई दास प्रथा की आलोचना क्या है? मानव में प्राकृतिक साम्य। मानव में अरस्तु द्वारा दी गई दास प्रथा की बुराई करने के बाद बुराई करने गलत बात है। मानव में प्राकृतिक साम्य, यूनानियों की प्रबलता, वातावरण की उपेक्षा, शारीरिक श्रम की उपेक्षा, तुलना करना गलत बात है। व्यक्तित्व का अभाव, विचारों में विरोधाभास, अराजकता का घोतक, शारीरिक श्रम की उपेक्षा, व्यक्तित्व का अभाव, विचारों का विरोधाभास, आधुनिक सिद्धांतों का विरोध, अराजकता का घोतक, संपत्ति पर वही सब देख लो। दास प्रथा के सिद्धांत के संबंध में अरस्तु की मुख्य दो धारणाएं हैं। प्रकृति से मनुष्य असमान है और गुणों के अनुसार विभिन्न भागों में विभाजित है। यह ज्ञात किया जा सकता है कि कौन गुणवान है और किसमें गुणों की कमी है। अरस्तु द्वारा दास प्रथा के समर्थन के आधार अरस्तु ने निम्न आधारों एवं तर्कों के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया है। मनुष्य में प्राकृतिक असमानता का आधार, योग का अयोग पर शासन है। योग का यह कहते हैं गुणवान कमी, योग का अयोग पर शासन दोनों की लाभकारी। इसके अंतर्गत दास और स्वामी दोनों के विकास के लिए दो भाग बटा गया है, शासक के लिए, दास के लिए। निम्न तथा उच्च का भेद। दासता के रूप में दास के दो रूप हैं, स्वाभाविक दासता और कानूनी दासता। अरस्तु द्वारा की गई दास प्रथा की आलोचना। अरस्तु द्वारा की गई मानव में प्राकृतिक साम्य है, यह गलत बात है। मानव में प्राकृतिक साम्य है। यूनानियों के प्रति रूढ़िवादिता, वातावरण की उपेक्षा, शारीरिक श्रम की उपेक्षा,
दासता के रूप में कठिनाई, व्यक्तित्व का अभाव, विचारों में विरोधाभास है, इसमें गलत बात है। अराजकता का घोतक। देखिए, संपत्ति पर अरस्तू के विचारों की व्याख्या कीजिए। संपत्ति पर अब इन्होंने बोल रहे हैं, देखो, संपत्ति पर अरस्तू के विचारों की व्याख्या कीजिए। संपत्ति पर, धन पर अरस्तू ने विचार दिए हैं। संपत्ति की परिभाषा करते अरस्तू ने लिखा कि वह साधन जो राज्य के प्रयोग में लाया जाता है संपत्ति के अंतर्गत आता है। देखिए, संपत्ति की परिभाषा को लिखते हुए अरस्तू ने लिखा कि वह साधन जो राज्य के प्रयोग में लाया जा सकता है ना, ये बात है। देखिए, संपत्ति की परिभाषा करते अरस्तू ने लिखा कि वह साधन जो राज्य के प्रयोग में लाया जा सकता है वह संपत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे वह साधन या संयंत्र जो राज्य के प्रयोग में लाया जा सकता, राज्य की उसका निर्माण होता है, संपत्ति के अंतर्गत आता है। जैसे जीवन, अच्छा भोजन, निवास के लिए मकान, वस्त्र आदि। संपत्ति परिवार का एक आवश्यक अंग है जिसके बिना दैनिक जीवन संभव नहीं। परिवार और संविधान की तरह अरस्तू ने संपत्ति पर भी मध्यम मार्ग अपनाया है। परिवार और संविधान की तरह अरस्तू ने संपत्ति पर मध्यम मार्ग अपनाया है। एक तरफ वह व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है, एक तरफ वह व्यक्तिगत संपत्ति, पर्सनल मनी का समर्थन करता है, और दूसरी तरफ वह अत्यधिक संपत्ति के संचय का विरोध भी करता है। दादा, एक तरफ वह व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और दूसरी तरफ वह अत्यधिक संपत्ति के संचय का विरोध करता है। उसके अनुसार सीमित संपत्ति व्यक्ति के पास होनी चाहिए। कम धनी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। अरस्तू ने संपत्ति को दो प्रकार बताया, निर्जीव संपत्ति। देख, सभी संपत्ति जिसमें सेवक दास आते हैं। निर्जीव संपत्ति अंतर्गत धन, मकान, भूमि आदि आते हैं। निर्जीव है मतलब, है ना, धन, मकान, भूमि आते हैं। नागरिकों में भाई हम कहीं आवाज छूट रहा है लाइव। विशेषताएं। अरस्तू ने संपत्ति के लिए दो विशेषताएं बतलाई हैं। अरस्तू ने संपत्ति के लिए दो विशेषताएं बतलाई हैं। आइए जान लेते हैं कौन सी दो विशेषताएं हैं। पानी
तो हम लोग कहाँ पे थे? तो हम चल पढ़ रहे थे हम लोग। अरस्तु ने संपत्ति के लिए दो विशेषताएं बतलाई हैं। अरस्तु ने संपत्ति की दो विशेषताएं हैं। फर्स्ट है समाज में वह मान्य हो। अरस्तु ने संपत्ति के लिए दो विशेषताएं बतलाई हैं कि संपत्ति की विशेषताएं हैं वह अच्छाई हैं। समाज में वह मान्य हो, राज्य की तरफ से संपत्ति की रक्षा की उचित व्यवस्था हो। राज्य की तरफ से संपत्ति की रक्षा की उचित व्यवस्था हो। संपत्ति का उपार्जन में तो संपत्ति का खर्च। संपत्ति नैतिकता के विकास के लिए अनिवार्य है। संपत्ति जो है नैतिकता के विकास के लिए अनिवार्य है। अरस्तु ने संपत्ति अर्जित करने के दो रूप बताए, प्राकृतिक है, अप्राकृतिक है। प्राकृतिक में वह संपत्ति जो प्रगति की सहायता से प्राप्त की जाती है, जैसे कृषि के अंतर्गत खाद्य फसली व्यापार उद्योग। अप्राकृतिक वह संपत्ति जिसके उपार्जन में प्रकृति का कोई सहयोग नहीं होता, जैसे किसी को धन देकर ब्याज कमाना। अरस्तु के अनुसार संपत्ति अर्जित करने का सबसे घृणित उपाय सूद लेना है, ब्याज। अरस्तु के अनुसार संपत्ति अर्जित करने का सबसे बेकार जो प्लान है वो सूद लेना है। संपत्ति का विनिमय, एक्सचेंज। अरस्तु के अनुसार संपत्ति विनिमय के दो रूप हैं, नैतिक और अनैतिक। अरस्तु के अनुसार संपत्ति के विनिमय में नैतिकता का भी ध्यान रखना चाहिए। वस्तु के आदान प्रदान का आधार सामान्य मूल्य होना चाहिए। एक वस्तु का उतना ही मूल्य होना चाहिए जितना एक व्यक्ति अपनी वस्तु का मूल्य दूसरे से प्राप्त करता है। संपत्ति का वितरण, संपत्ति का इधर देना, डिस्ट्रीब्यूटर। अरस्तु ने संपत्ति विभाजन के 3 प्रकार से बताए हैं। किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग, किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार, किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार। संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग, किसी संपत्ति पर व्यक्तिगत आधार और सार्वजनिक प्रयोग। अरस्तु ने प्रथम प्रकार की संपत्ति का खंडन करते हुए कहा है किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग। जो वस्तु सार्वजनिक में क्या होता है? सार्वजनिक स्थान में सभी को किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, है ना, जैसे बम्बा। अरस्तु ने प्रथम बार संबोधन करते कहा कि जो वस्तुएं सभी को हैं वह किसी की नहीं, क्योंकि जिस संपदा में सभी स्वामी होते हैं उसकी तरफ सभी लापरवाही करते हैं, इसमें संपत्ति सुरक्षा नहीं रह जाती है। अरस्तु ने प्रथम बार संबोधन करते कहा कि जो वस्तुएं सभी की हैं वह किसी की नहीं है, क्योंकि जिस संपदा के सभी स्वामी होते हैं उसका तरफ सभी लापरवाही करते हैं,
उसकी संपत्ति रुचि नहीं रहती। किसी संपत्ति पर सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग। दूसरी विधि को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि जिस संपत्ति का यदि राज्य का पूर्ण अधिकार है तो उसमें व्यक्तिगत आधार पर उसका कोई प्रयोग करे तो वह अनुचित है। जैसे कोई है ना गैर जमीन पर अधिकार के लिए अरस्तु प्रथम तो निबंधन करते, तीसरी बार समर्थन करता है। किसी संपत्ति पर व्यक्तिगत आधार और व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जय मंदिर खोले हैं ना। उसने तीसरी विभाजन के व्यवहारिक कहा है कि व्यक्तिगत स्वामित्व से संपत्ति का उत्पादन बढ़ेगा। व्यक्तिगत स्वामित्व से संपत्ति का उत्पादन बढ़ेगा, उसमें उदारता, दानशीलता, समूहों का अभ्युदय होगा। अरस्तु ने मनुष्य की नैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अरस्तु ने मनुष्य की नैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए निजी संपत्ति को अनिवार्य माना है। अरस्तु ने मनुष्य की नैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए निजी संपत्ति, क्या ध्यान दिया, निजी संपत्ति को अनिवार्य माना है। अरस्तु ने मनुष्य की नैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए निजी संपत्ति को अनिवार्य माना है। इसका उपयोग सार्वजनिक कल्याण के लिए होना चाहिए। अरस्तु ने मनुष्य की नैतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कै बज गए भैया? 12:30।